हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कभी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी रह चुका जापान आज एक ऐसे इकोनॉमिक स्लोडाउन का शिकार है जहां ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक सी गई है। आपको सुन के हैरानी होगी कि 1980s तक जापान को अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक राइवल माना जाता था, लेकिन आज जापान को जूझना पड़ रहा है डिफ्लेशन, पॉपुलेशन कोलैप्स और स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी जैसे प्रॉब्लम से। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं जापान की इकोनॉमी आखिर इतनी खराब क्यों होती जा रही है। बूम से लेकर 90s कोलैप्स तक। 90s में जापान का इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रहा था। प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट में बूम था, लोग रिच बन रहे थे और टेक और ऑटोमोबाइल सेक्टर दुनिया में टॉप पर थे। लेकिन 1991 में सब कुछ बदल गया। एसेट बबल बर्स्ट हो गया और प्रॉपर्टी के दाम गिर गए। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और बैंक्स के पास जो पैसा था वो नॉन परफॉर्मिंग लोन बन गया। इसके बाद जो पीरियड है उसे कहते हैं लॉस्ट डिकेड। लेकिन आज के पॉइंट से देखें तो ये लॉस्ट 30 ईयर बन चुका है। 1990 से लेकर आज तक जापान का जीडीपी ग्रोथ एवरेज सिर्फ 1% के आसपास रहा है। डिफ्लेशन, महंगाई नहीं बल्कि सस्ती इकोनॉमी। जापान एक ऐसा रेयर कंट्री में से एक है जहां डिफ्लेशन यानी चीजों के दाम घटना एक मेजर इशू बन गया। जब प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिरती हैं तो लोग और बिजनेस स्पेंडिंग पोस्टपोन करते हैं, सोच करके कि कल और सस्ता मिलेगा। इससे डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन गिरती है और फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है। जापान ने इस डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए जीरो इंटरेस्ट रेट और क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसे टूल्स का यूज किया, लेकिन फिर भी इकोनॉमी में वो ग्रोथ वापस नहीं आई। पॉपुलेशन क्राइसिस, सबसे बड़ी इकोनॉमिक डेंजर। जापान की इकोनॉमी में सबसे बड़ा डेंजर है उनकी डेमोग्राफिक कोलैप्स। फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.2 है और हर साल पॉपुलेशन 5 से 6 लाख से गिर रही है। 65 साल से ज्यादा लोग अब 29% से भी ज्यादा हो चुके हैं। वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है, रिटायरमेंट और हेल्थ केयर का प्रेशर भी बढ़ रहा है। ज्यादा बूढ़े लोग मतलब कम प्रोडक्टिविटी, कम कंज्यूमिंग और हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यही वजह है कि जापान का पब्लिक डेब्ट जीडीपी के 260% से भी ज्यादा हो चुका है, दुनिया का सबसे ज्यादा। लेबर फोर्स और इनोवेशन स्टैग्नेशन। जापान में काम करने का कल्चर काफी रिग्ड है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और लाइफ टाइम जॉब का सिस्टम इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को रोकता है। वुमेन पार्टिसिपेशन काफी लो है। इमिग्रेंट्स को लेकर भी जापान कंजर्वेटिव है, जिसे लेबर शॉर्टेज और बढ़ता है। टेक सेक्टर में भी जापान अब पीछे छूट रहा है। मोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे इंडस्ट्रीज में साउथ कोरिया, ताइवान और चाइना उससे आगे निकल गए हैं। आज भी कई फर्म आउटडेटेड टेक और स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलो करती है। आज की सिचुएशन 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में जापान की जीडीपी में 0.7% की गिरावट देखने को मिली। एक्सपोर्ट कम हुए, डोमेस्टिक कंजम्पशन वीक है और BOJ यानी बैंक ऑफ जापान को अपना मॉनेटरी ईजिंग बंद करना पड़ा। इंटरेस्ट रेट को 0.5% तक ले जाना पड़ा, जिससे पब्लिक डेब्ट सर्विस और महंगे हो गए। ऑटो सेक्टर जैसे फ्लैगशिप इंडस्ट्री में यूएस टैरिफ की वजह से परेशान है। बिजनेस कॉन्फिडेंस लो लेवल पर है और 20% तक प्रॉफिट गिरने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन मॉडर्न है, लेकिन वेजेस स्टैग्नेंट होने के कारण लोगों की खरीद की कैपेसिटी बढ़ी नहीं है। तो ये था पूरा एनालाइज जापान की इकोनॉमी के डाउनफॉल का, बूम से लेकर बस्ट तक। और जापान के स्ट्रगल प्रॉब्लम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, स्ट्रक्चरल भी है।
और जब तक इन्हें डीपली रिफॉर्म नहीं किया जाता, रिकवर मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं? क्या जापान वापस अपनी ग्लोरी रिकवर कर पाएगा? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे डीप एंड एंगेजिंग जियोपॉलिटिकल टॉपिक आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर